बच्चे, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, आज है क्लास नंबर 8। आज बच्चे स्टडी करेंगे हम लोग न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सबसे इजी टॉपिक लगता है मुझे। रीजन भी हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमें पता है कि प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, या 9th में टिश्यूज में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें क्या आ जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आते हैं हम बच्चे, इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंस बिटवीन, जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में बच्चे, जाइलम वर्सेस फ्लोएम। जाइलम वर्सेस फ्लोएम, ये क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई बोर्ड्स में। तो जाइलम क्या होता है बच्चे? जाइलम जो है हमारा, जाइलम में क्या है? जाइलम जो है कंडक्शन ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कराता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। फ्लोएम जो है वो करवाता है कंडक्शन ऑफ फूड, वो फूड का मूवमेंट कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। जाइलम में जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर का, मतलब रूट से जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। ठीक है बच्चे, और ये जो हमारे फ्लोएम होते हैं इसमें बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है, विच मीन्स कि लीफ में खाना बन रहा है तो लीफ से नीचे की तरफ रूट्स में भी जाएगा, और ऊपर कोई नया बड है, कोई न्यू बेबी लीफ है, उस तक भी जाएगा। तो लीफ से जाएगा हमारा रूट्स की तरफ भी और डिफरेंट पार्ट्स तक भी जाएगा। ठीक है बच्चे, इसमें ऑल द पार्ट्स ऑफ जाइलम आर डेड पार्ट्स होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं जाइलम में वो डेड होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, बट इन केस ऑफ फ्लोएम all the parts of phloem are living except phloem fibers। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आते हैं बच्चे डिफरेंस में ही कि पार्ट्स ऑफ जाइलम, पार्ट्स ऑफ फ्लोएम, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट में? जाइलम में जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखते हैं। आपने क्लास 9th में टिश्यूज में पढ़े हैं जाइलम पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब पढ़ के आए हैं आप, है ना। फ्लोएम में होते हैं बच्चे सीव ट्यूब्स, और पार्ट्स ऑफ फ्लोएम में बच्चे सीव ट्यूब हो गए। सीव ट्यूब के बाद आते हैं आपके
कंपेनियन सेल्स, ठीक है, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं बच्चे? फंक्शंस बहुत इजी हैं, हमें पता है पैरेन्काइमा तो फूड, पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये फूड को स्टोर करता है दोनों केसेस में, जो एनर्जी देगा। फाइबर्स जो होते हैं या स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है दोनों केसेस में, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, ठीक है, तो फूड हो गया और सपोर्ट हो गया। रही बात अब हमारी ट्रैकीड्स और वेसल्स की, इनमें क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंस। ट्रैकीड्स जो होते हैं बेसिकली पाइप है, जैसे हमारे घर में पाइप, हमारे वॉशरूम में पानी कैसे आ रहा है, जो हमारे घर में जो टैंक्स हैं, जो टंकी लगी है उसमें से पाइप आती है, जैसे पानी आता है, तो ट्रैकीड्स जो है वो पतली नैरो पाइप्स है और वेसल्स जो है वो चौड़ी पाइप है, यही डिफरेंस है। वेसल्स जो होती हैं वो हमारी एंजियोस्पर्म्स में होती है, एंजियोस्पर्म्स मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास। ट्रैकीड्स जो होते हैं बच्चे, वो जो पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में होती है, यानी कि जो पाइन ट्रीज, जो हिली एरिया में ट्रीज होते हैं उसमें होते हैं ट्रैकीड्स। अब बात करते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। क्योंकि कंपेनियन सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल इकट्ठे काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट फूड, है ना, फूड को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया हमको? ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ट्रैकीज जो होते हैं नैरो ट्यूब्स होती हैं, मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ नैरो ट्यूब। वेसल्स की चौड़ी चौड़ी ट्यूब्स होती है, तो चौड़ी बना दी मैंने, ठीक है। और जो वेसल्स होती हैं उनकी क्या होती हैं? ब्रॉड होती हैं। तो ये जाइलम फ्लोएम का आ गया। अब आते हैं कि जाइलम में कैसे कंडक्शन होता है, कैसे मूवमेंट होता है। क्वेश्चन आता है एसेंट ऑफ सैप सीबीएसई में, 1 मार्कर। क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? एसेंट ऑफ सैप की बात करें तो एसेंट ऑफ सैप का अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो इट इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सैप। सैप बोले तो लिक्विड और फ्लूइड और वाटर। जैसे कि अगर आपके पास एक पौधा है और वो रूटेड है और उसकी आप उसकी ऐसे उसकी पतली सी टहनी को काटोगे तो उसमें से कुछ लिक्विड आए या वाटर आए, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सैप इन अ प्लांट, उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। अब एसेंट ऑफ सैप जो है वो कौन करता है? जाइलम करता है। अब कैसे करता है उसका मैकेनिज्म देखते हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहला होता है उसमें रूट प्रेशर। एसेंट ऑफ सैप में कौन है अंदर, ये समझने के लिए 11th में इतना डेप्थ में पूछेंगे, अभी तो बस 1 मार्क का पूछेंगे। एसेंट ऑफ सैप क्या है? तो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सैप और वाटर एंड मिनरल इन अ प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अभी खत्म 1 मार्क का। होता कैसे है? रूट प्रेशर इन्वॉल्व है, कोहेजन एंड एडहेजन इन्वॉल्व है, और लास्टली रूट प्रेशर, कोहेजन, एडहेजन, और इसके अंदर ट्रांसपिरेशनल पुल भी इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चे। अब इसमें होता क्या है, तो मैंने इसको समझाने के लिए एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेसिकली एक ट्री ड्रॉ करना है, ठीक है। इस ट्री की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, और ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है। ट्री के रूट्स भी हैं, तो हम टैप रूट बनाएंगे, और रूट हेयर हैं,
और यहाँ पे सॉइल है, उतना पोर्शन ऑफ सॉइल है। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले कोहेजन एंड एडहेजन क्या होता है? कोहेजन एंड एडहेजन का मतलब होता है, कोहेजन मीन्स attraction between water molecules, or you can say similar molecules, attraction between similar molecules। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप सब स्कूल जाते हो, अब स्कूल में कभी कभी क्या होता है, आपके फ्रेंड को जाना है वॉशरूम, तो आपका भी मन करता है कि मैं भी साथ में चलती हूँ यार, मेरे को भी चलना है ना, दोनों साथ में चलेंगे वॉशरूम, थोड़ी गप्पे भी लगा लेंगे इसी बहाने, है ना। तो तीसरा फ्रेंड मिलता है, वो भी कहता है। या फिर अगर आपको मान लो आपके टीचर ने बोला कि जाओ ग्राउंड में जाके वो उधर से वो कुछ आपके पीटीआई सर है उनसे बात करनी है, उनको ये मैसेज दे के आना है। आप जा रहे थे, रास्ते में आपका फ्रेंड मिल गया, वो कहता चल यार मैं भी चलता हूँ, एक और मिल गया, कहता चल यार मैं भी चलता हूँ। तो ऐसे एक हमारा चेन रिएक्शन बनता है ना, कि हम बहुत सारे फ्रेंड्स का मन करता है हम घूमने जाए सारे, है ना। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी ऐसे ही होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर की तरफ एंटर करता है, तो दूसरा कहता है भाई मेरे को भी जाना है, तीसरा कहता है भाई मेरे को भी जाना है, चौथा कहता है भाई मेरे को भी जाना है। तो वो ऐसे चेन रिएक्शन करते हुए एंटर करते हैं इनसाइड द रूट हेयर, और इनसाइड द रूट वाया रूट हेयर। अब रूट के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ देखते हैं। अब रूट के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। पहले हमारी रूट कुछ ऐसी दिख रही थी, अब हमारी रूट कुछ ऐसे हो गई है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर आ गए। अब रूट प्रेशर का क्या मतलब है, अब रूट का एक इतनी सी रूट हेयर थी, तो इतनी सी रूट थी, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, एक टाइम इतना हुआ कि जैसे जैसे वो इतनी आ गई, अब इससे ज्यादा करेगी तो वो बर्स्ट हो जाएगी, है ना। तो रूट के जो सेल्स होते हैं वो कहते हैं भाई बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा और वाटर को अंदर नहीं आने देंगे। तो उसके जो सेल्स होते हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो हम फट जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली इससे कनेक्टेड होती है बच्चे हमारी वेसल, क्योंकि एक ये फ्लावरिंग प्लांट लिया है तो मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया कि ये कनेक्टेड है वेसल, और वो एंड अप हो रही है जाके एक लीफ के अंदर, वो एंड अप हो रही है एक लीफ के अंदर, और उस ओपनिंग के आगे क्या है हमारा एक स्टोमेटा, उस ओपनिंग के आगे क्या है हमारा स्टोमेटा, उस ओपनिंग में आ गया हमारा स्टोमेटा, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देती हूँ, ये हो गई हमारी लीफ, ये हो गया हमारा स्टोमेटा, ये हो गई हमारी वेसल, ये हो गए हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हो गई हमारी सॉइल, ये हो गई हमारी रूट, ये हो गए हमारे रूट हेयर, ठीक है जी। अब कहाँ पे थे, रूट। रूट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर ऑपोजिट प्रेशर लगता है कि भाई निकलो यहाँ से। तो जैसे अब निकलो यहाँ से हुआ तो वो कहाँ जाएंगे, फ्रॉम ऑब्वियसली बाहर तो ऑलरेडी पानी है, तो जहां पे पानी नहीं है तो वो जाके वेसल में ऐसे अलाइंग हो जाएंगे, और कहां तक होंगे, जहां तक डोर बंद है। जैसे छुट्टी टाइम पे आप लोगों को टीचर ऐसे बोलते हैं ना कि मेक अ कॉलम, मेक अ रो। छुट्टी टाइम पे जैसे स्कूल में जब छुट्टी होने वाली होती है तो टीचर बोलती है मेक अ रो, और आपको ऐसे डोर के पास खड़े कर देती है ना, डोर के पास खड़े हो गए। लेकिन कुछ नटोरियस फ्रेंड्स होते हैं, कुछ इतने शैतान बच्चे होते हैं, वो पीछे से धक्का मारते हैं, धक्का मारते हैं, तब तक धक्का मारते हैं जब तक कोई आगे गिर ना जाए या बाहर ना निकल जाए, उसको डांट पड़े, है ना। सिमिलरली ये जो हमारे स्टोमेटा है बच्चे, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। अब जैसे ही रूट प्रेशर बढ़ा, जैसे ही रूट प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, पानी बाहर की तरफ आया। अब स्टोमेटा जब ओपन होगा तो कुछ फ्लूइड, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए। मैं इसको रब कैसे करूं, पूरा ही रब हो गया, चलो कोई बात नहीं।
मैं इसको दोबारा बना देती हूँ। वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर चले गए, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, तो उस पर्टिकुलर रीजन में क्या बन गया, एक खाली जगह हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया और सक्शन क्रिएट हो गया। अब इस टाइम पे जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर गए थे, तो जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, हम ऐसे सक करते हैं, है ना, सिमिलरली यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक सक्शन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अपवर्ड, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स पीछे से और ऊपर आते रहेंगे, और ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। तो जो बाहर गया इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ इसको हम बोलते हैं बच्चे ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल। एक बार दोबारा समझाती हूँ कि हुआ क्या। हमने कहा हमारी सॉइल थी, सॉइल में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर रूट हेयर के थ्रू रूट में चले गए। अब हमारी रूट पतली सी थी बेचारी, जब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आए तो उसने अपना साइज इंक्रीज करती गई, उनको एकोमोडेट मतलब उसको अपने अंदर आने देती गई। एक लिमिट के बाद जो रूट की मसल्स थी वो भी बर्स्ट होने वाली थी, तो रूट मसल्स ने, सॉरी रूट के सेल्स थे, मसल्स ने, रूट के जो सेल्स और टिश्यूज थे वो बर्स्ट होने वाले थे, तो उन्होंने क्या एक्सर्ट किया, रूट प्रेशर। अब इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आने शुरू हो गए, वेसल के अंदर, और कहाँ तक अलाइंग हो गए, जहां तक ओपनिंग है, ओपनिंग हमारी स्टोमेटल ओपनिंग है जहां से ट्रांसपिरेशन होता है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल ऐसे अलाइंग हुए तो धीरे 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 जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपिरेशन होकर बाहर चले गए। अब उतने रीजन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, वैक्यूम और सक्शन क्रिएट हो गया। अब उधर ट्रांसपिरेशनल पुल हुआ, कैसे, सक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अपवर्ड, और ये क्या कंडीशन थी, ट्रांसपिरेशनल पुल। ऐसे हमारा वाटर का जो सर्कल है वो चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है बच्चे, तो इस वाले को बोलते हैं, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ जाइलम। ये आपसे अभी 10th में कोई नहीं पूछेगा, समझने के लिए बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम पे। अब फ्लोएम का क्या मैकेनिज्म है, वो भी स्कूल में इतना कोई नहीं पूछेगा। स्कूल में क्या आएगा मैं बता देती हूँ, स्कूल में आपको डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बता दो कि एक वाटर और मिनरल लेके जाता है, एक फूड लेके जाता है। एक में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक में बायडायरेक्शनल होता है। एक में रूट से ऊपर की तरफ जाते हैं, एक में लीव से डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। जाइलम के सारे पार्ट्स डेड होते हैं, सिर्फ एक लिविंग होता है। फ्लोएम में सारे लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक डेड होता है। उनके डिफरेंस बिटवीन देयर पार्ट्स हो गया, उनका क्या फंक्शन होगा, यही आता है स्कूल में। 1 मार्कर कर देंगे कि फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है, जाइलम क्या करता है, मिनरल और वाटर कंडक्ट करता है। इतना, ये बस समझने के लिए है, ठीक है। या फिर एसेंट ऑफ सैप क्या है, तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ सैप इन अ प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। सैप इज योर लिक्विड और वाटर एंड मिनरल्स, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ जाइलम, समझ आया। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ, ये भी हायर लेवल है, जस्ट क्यूरियोसिटी से एक पढ़ लेते हैं। अब फ्लोएम में होता क्या है, हम बोल रहे हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो है, ये है वो है, तो उसमें होता क्या है। इसमें ज्यादा फैंसी डायग्राम नहीं बनाना, हमने रूट बनानी है। ये रूट हो गई, ये हमारा प्लांट हो गया, ये ब्रांच हो गई एक, ये ब्रांच हो गई 2, ऐसे। यहां पे एक बड आ गया, यहां पे एक लीफ आ गई, इसके अंदर पाइप आ गई हमारी, सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब आ गई। सीव ट्यूब बनाती हूँ, रुको मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। जुड़ क्यों रही है ये, नॉर्मली बना देती हूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो डोंट माइंड। हाँ, तो सीव ट्यूब हर जगह फैली हुई है, ऑब्वियसली ऊपर भी होगी वो, और रूट्स में भी है सीव ट्यूब। बेसिकली उसको खाना तो हर जगह पहुंचाना है ना। अब क्या हुआ, जैसे हमारे लीव्स में खाना बना, खाना बनता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किस फॉर्म में बना, सुक्रोज के फॉर्म में खाना बना। सुक्रोज क्या होता है, जो हमारी टेबल शुगर होती है, जो घर में हम चीनी खाते हैं, उस फॉर्म में। अब ये जो लीफ क्या है हमारी, सोर्स,
लीफ क्या है? सोर्स, जहां पे खाना बना। और यहाँ से क्या होगी, अब किसी की फैक्ट्री है, वहां पे चप्पलें बन रही है, चप्पलें वहां से लोड होके दूसरी जगह जाएंगी ना, तो यहाँ पे सोर्स पे क्या होती है? लोडिंग। अब जैसे ये बड है, बड क्या है? सिंक है, जहां पे हमें खाना पहुंचाना है, तो यहाँ पे क्या होती है? अनलोडिंग। ये होती है हमारी रूट्स। रूट्स भी हमारी सिंक होती है, यहाँ पे भी क्या होती है? अनलोडिंग। ठीक है, बाय डायरेक्शनल कैसे? खाना यहाँ पे आया, यहां से खाना गया हमारा नीचे की तरफ, यहाँ और यहाँ पे, और यहाँ पे अनलोडिंग ऑफ फूड हुआ हमारा। जो भी चाहिए था उसको प्लांट यूज करता है, बाकी स्टोर कर लेता है। तो ये हमारा अनलोडिंग हो गया यहाँ पे। तो एग्जैक्टली होता क्या है? जो हमारी लीफ होती है, लीव्स होती हैं, वो सोर्स होती हैं, और वो जाते हैं दो जगह पे। एक थे हमारे बड, बड क्या होता है? हमारा सिंक होता है, और यहाँ पे क्या होती है? अनलोडिंग। और ये होता है हमारा रूट, रूट भी हमारा सिंक होता है, और यहाँ पे भी क्या होती है? अनलोडिंग। सोर्स पे हमारी होती है लोडिंग। सोर्स में होती है हमारी लोडिंग। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ये हम, क्योंकि ऑलरेडी 9th क्लास में टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी कि सर्कुलेशन से स्टार्ट करेंगे। आज की हेडिंग है बच्चे हमारी सर्कुलेशन इन एनिमल्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे ब्लड। अब ब्लड क्या होता है बच्चे? ब्लड बहुत इजी है, ब्लड को हम उसके फॉर्म में करेंगे। ब्लड, ब्लड का फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बच्चे। किस किस पार्ट में? एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है बच्चे ब्लड का प्लाज्मा, और एक होता है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड कॉर्पसल्स, और क्या बोल सकते हैं हम उनको? ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स मतलब सेल्स, और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% कंटेन करता है, और ब्लड सेल्स जो होते हैं 45% कंसंट्रेट करते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है वो फर्दर 3 टाइप की होती है, जिसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। एक होती है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, एक होती है डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चे, ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें, कोविड के टाइम पे आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है विच कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड, इसके अंदर अराउंड 90 to 92% क्या होता है बच्चे? वाटर होता है। इसके अंदर कुछ अराउंड 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा बहुत ही कम अमाउंट में हमारे सॉल्ट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर बच्चे? ब्लड प्रोटीन्स, ये थोड़ा सा हायर है ब्लड प्रोटीन्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे एल्ब्यूमिन्स, एक होते हैं हमारे फाइब्रिनोजेंस, एक होते हैं हमारे ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। कैसे? ग्लोबुलिन हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब वो एंटीबायोटिक्स बना, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है उनको बनाने में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजेंस जो होते हैं वो प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं बच्चे वो हेल्प करते हैं हमारा
ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन मतलब कोई भी सेल है उसके अंदर और बाहर का वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, मतलब ना ही सेल पानी बाहर भेजे ना कुछ अंदर आए, तो मतलब ये नॉर्मल आइसोटोनिक कंडीशन बनाने के लिए 9th में पढ़ा था, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक वाला नहीं, आइसोटोनिक सिचुएशन। ठीक है, फिर आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स पे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें सबसे पहले आरबीसीज की, और डब्ल्यूबीसीज की भी साथ में कर लेंगे, और लास्ट है हमारा प्लेटलेट्स की। सबसे पहले इनके फैंसी नेम, आरबीसीज को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी तो पता है ना, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। बच्चे ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स। अगर हम बात करें बच्चे, इरिथ्रोसाइट्स वो रेड कलर के होते हैं और ये कलरलेस होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब एक की पहले बात कर लेते हैं। आरबीसीज जो होते हैं इनके अंदर जो पिगमेंट होता है जो ये कलर कैरी करता है उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है, कैरीज ऑक्सीजन। तो बेसिक जो मेजर काम हो गया आरबीसीज का, वो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे आरबीसीज के बारे में और पॉइंट्स है वो डब्ल्यूबीसी के साथ लिखेंगे। डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं आर्मी ऑफ द बॉडी, मतलब वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको नर्स सेल्स कहते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, अब इनके नंबर, क्या क्या नंबर होते हैं और वो सब देखते हैं। नंबर, उसके बाद इनका लाइफ स्पैन, नंबर होता है, लाइफ स्पैन होता है, और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। आरबीसी के केस में हम देखते हैं ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो आरबीसीज का नंबर होता है अराउंड 4.5, अराउंड 4.5 to 5.5 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। लाइफ स्पैन होता है इसका 120 डेज। फॉर्मेशन होता है इनका बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो में, और प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। नंबर जो होता है वो इनका होता है 4,000 to 11,000। प्लेटलेट्स का होता है अराउंड 1 to 3 लाख। लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का 8 to 9 डेज, और जो हमारा होता है अराउंड 14 to 15 डेज डब्ल्यूबीसी का। ग्रेवयार्ड जो होता है आरबीसीज का होता है, उसको बोलते हैं स्प्लीन, जहां पे जाके वो मरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, उनके फंक्शन। अब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा है,
क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बारी। अगर हम बात करें बच्चे WBCs की, WBCs फर्दर दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट। स्कूल में ये नहीं भी आएगा लेकिन अंदर की चीजें आती हैं बच्चे, हेडिंग नहीं, ये वाली हेडिंग नहीं पूछते, अंदर का पूछते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स कहां से आया टर्म? ग्रैन्यूल्स, मतलब सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। क्या है? ग्रैन्यूल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ए मींस एब्सेंट, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। अगर ग्रैन्युलोसाइट्स में देखें तो इसमें तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, 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 सेल ईटिंग। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कैसे करता है कि एक सेल जब दूसरे सेल को खा जाती है, तो WBC के केस में क्या है, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस आएगा तो पहले वो उसको खा जाएगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरे होते हैं बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये दोनों देते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स बोले तो अगर मेरा हाथ है, यहाँ पे मच्छर ने काट लिया, सबके साथ ऐसा होता है, जैसे ही मच्छर काटेगा तो मच्छर जब मच्छर ने वो नीडल हमारे अंदर प्रिक करी तो उसका सलाइवा अंदर चला गया। जब उसका सलाइवा अंदर चला गया बच्चे, तो क्या हुआ, वो सलाइवा के अंदर उसके जर्म्स वगैरह थे, तो हमारी बॉडी कैसे बताती है कि हमें मच्छर ने काटा है, तो वहां पे वो देती है एलर्जिक रिस्पॉन्स। कैसा एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है बच्चे वो, कि उस पर्टिकुलर रीजन रेड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, वहां पे इचिंग होती है और थोड़ा सा ना गरम गरम भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। तो वो हमारी बॉडी का क्या था, एलर्जिक रिस्पॉन्स टुवर्ड दैट मस्किटो बाइट। अब किसी किसी को कुछ खाने से होती है, कोई लैक्टोस हो गया, कोई वीट हो गया, किसी को किसी फ्रूट से हो गई, किसी को किसी दाल से हो गई, तो उसमें पूरी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, है ना। तो वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है बताने का कि इससे हमें एलर्जी है, तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स में पहला होता है हमारा मोनोसाइट, वो भी करता है फैगोसाइटोसिस, और दूसरे होते हैं, ये 1 है, और सेकंड होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो लिम्फ का पार्ट होते हैं और ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का बच्चे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करें बच्चे, तो प्लेटलेट्स में आपको स्कूल में बस इतना पूछा जाएगा कि प्लेटलेट्स का क्या काम था, आपने बोल दिया कि वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग करती है, नर्स सेल है। लेकिन एग्जैक्टली होता कैसे, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, 3-4 बार बनाना है। मान लो यहाँ पे हमें इंजरी हो गई, ये इंजरी थी, जैसे ही इंजरी हुई तो यहाँ पे ये रीजन जो था हमारा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ पे हमारी सारी रप्चर्ड ब्लड वेसल्स होंगी, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो ऐसे इंटरडिजिटेट हो जाएगा उस वाले रीजन में, ऐसे बंद कर देगा, ताकि जो नीचे का ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली चलता रहे और ऊपर कुछ इन्फेक्शन ना हो। और धीरे धीरे ये जो फाइब्रिन थ्रेड आते हैं, ये फाइब्रिन थ्रेड के यहाँ पे ऊपर से धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं हम, तो ये आगे हमारे फाइब्रिन, और ये ब्लड बहना रुक गया तो ये क्लॉट हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पे एक रीजन बनता है, उसको बोलते हैं स्कम, वो जो ब्राउन कलर की पपड़ी सी आ जाती है उसको स्कम कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चे, प्लेटलेट्स कब एक्टिव होंगे, जैसे हमें इंजरी हुई, इंजरी होते कौन एक्टिव हो गए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जैसे ही एक्टिव हुए तो वो सबसे पहले किसको एक्टिव करते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन एक हार्मोन होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन जाके फाइब्रिनोजेन, अभी पढ़ा था, फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करते हैं थ्रोम्बिन,
और वो फाइब्रिनोजेन जो होते हैं ये बनाते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जो क्रिस क्रॉस में एकदम सुई धागे से जैसे सिलाई कर देते हैं, ऐसे फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन बनने के बाद ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट। ठीक है, आपको बस इतना समझना कि कोई भी इंजरी हुई, जब इंजरी हुई उस रीजन में ब्लड क्लॉट करने के लिए फाइब्रिन जैसा स्ट्रक्चर यानी कि धागे जैसा स्ट्रक्चर आता है, जो वहां पे ऐसे इंटरडिजिटेट होके नीचे वाले सिस्टम को नॉर्मलाइज होने देता है। मतलब नीचे जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली चल रहा है और ऊपर हो रहा है सारा काम जहाँ पे इंजरी हुई थी, और धीरे धीरे वहां पे कम होगा और धीरे धीरे जब कम हटेगा तो उसके नीचे न्यू स्किन आ जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल सी इंजरी। अब आप बोलो कि किसी का हाथ ही कट गया तो उसमें प्लेटलेट कैसे काम कर रहा है, उसमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है हॉस्पिटल की। ठीक है बच्चे, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट यू सून।